वो लड़कियों के शरीर को गुलाब जल में उबालकर एक अजीब और अनोखा परफ्यूम बनाता था। लगभग हर दिन किसी ना किसी गली या सड़क के कोने से एक नई लाश मिलती थी जो पूरी तरह नंगी होती थी और जिसके बाल काट दिए जाते थे। पूरा शहर डर से कांप रहा था। खूनी को पकड़ने की हर कोशिश की गई लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस बार उसका निशाना एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो पेरिस के सबसे अमीर घर की बेटी थी। उस तक पहुंचना ऐसे था जैसे किसी अनसुलझी पहेली को सुलझाना, लेकिन उसी कोशिश में वो पकड़ा गया। पूरे शहर के लोगों के सामने उसे 2 दिन बाद फांसी की सजा सुना दी गई। हुक्म था कि उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसके शरीर से जान न निकल जाए। ये सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दरिंदे का नाम जॉन बाप्टिस्ट ग्रेनोल्ले था, जिसे भगवान ने साधारण नाक नहीं बल्कि एक खास तोहफा दिया था। उसकी सूंघने की ताकत इतनी तेज थी कि वो ऐसी खुशबू भी पकड़ लेता था जो बाकी दुनिया के लिए पकड़ पाना नामुमकिन था। अब कहानी उसके बचपन की तरफ मुड़ती है। ग्रेनोल्ले की माँ मछली बाजार में काम करती थी। एक दिन अचानक उसे दर्द होना शुरू हुआ और वहीं बाजार में उसने ग्रेनोल्ले को जन्म दिया। जैसे ही वो पैदा हुआ उसकी माँ ने उसे एक तरफ फेंक दिया। उससे पहले वो अपने 4 नवजात बच्चों को मार चुकी। उसने समझा कि ग्रेनोल्ले भी मर गया होगा, लेकिन बाजार की गंदगी की बदबू सूंघते ही वो जोर से रो पड़ा। उसकी माँ घबरा गई और तुरंत वहां से भाग गई। लोगों ने सब देख लिया था और शोर मचा दिया। उसे पकड़ लिया गया और वहीं फांसी दे दी गई। कानून के मुताबिक ग्रेनोल्ले को मैडम गायलार के अनाथालय भेज दिया गया। वो एक मिडिल एज्ड औरत थी जिसके पास पहले से ही बहुत बच्चे थे, लेकिन सरकार के आदेश को वो मना नहीं कर सकती थी। किसी तरह उसने ग्रेनोल्ले को कुछ लड़कों के बिस्तर में जगह दे दी, लेकिन सवाल था कि जो लड़के पहले से वहां सोते थे उनका क्या होगा। वहां तो पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इसलिए बाकी बच्चों ने मिलकर ग्रेनोल्ले को मारने की योजना बनाई। लेकिन मैडम गायर को समय पर पता चल गया और एक बार फिर उसकी जान बच गई। अनाथ बच्चे ही मैडम गायर की कमाई का जरिया थे। वो उनसे दिन भर काम करवाती। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, लेकिन 5 साल की उम्र में भी ग्रेनोल्ले एक शब्द नहीं बोल पाता था। उसका व्यवहार भी अजीब था। वो हर चीज को ऐसे सूंघता था जैसे कोई मिठाई हो। समय के साथ उसकी ये ताकत और बढ़ती गई। वो आंखें बंद करके भी दूर की खुशबू पहचान लेता था। उसे पता चल जाता था कि कहाँ पत्थर है और कहाँ मेंढक है। कुछ ही सालों में उसने बोलना भी सीख लिया। जब वो 13 साल का हुआ तो मैडम गायर के पास उसके लिए जगह नहीं बची। मजबूर होकर उसने ग्रेनोल्ले को एक चमड़े के व्यापारी को बेच दिया। उसी दौरान कुछ लुटेरे गायर पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही वो पैसे लेकर लौट रही थी उन्होंने उस पर हमला किया और उसे मारकर पैसे लूट लिए। ग्रेनोल्ले को चमड़े की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया। उस समय चमड़े की फैक्ट्री में काम करने वालों की औसत उम्र मुश्किल से 5 साल होती थी। वहाँ का माहौल रसायनों, गंदे पानी और बदबू से भरा रहता था। ज्यादातर मजदूर कुछ ही सालों में मर जाते थे। एक दिन उसका मालिक उसे काम से शहर ले गया। वहीं पहली बार ग्रेनोल्ले को एहसास हुआ कि शहर अनगिनत खुशबुओं से भरा हुआ है। हवा में हजारों तरह की महक तैर रही थी, जिनमें फूलों, मसालों, परफ्यूम और इंसानों की गंध शामिल थी। अचानक उसकी नाक ने एक ऐसी खुशबू पकड़ी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका मालिक एक परफ्यूम की दुकान के पास वाले व्यापारी से सौदा कर रहा। जब वो काम में बिजी था तब ग्रेनोल्ले उस खुशबू के पीछे पीछे परफ्यूम की दुकान में चला गया। उसने देखा लोग अलग अलग तरह के परफ्यूम खरीद रहे थे। तभी दुकानदार ने एक औरत को नया परफ्यूम सूंघाया। वो खुश होकर बोली कि आप सच में कमाल के कलाकार हैं। उसी वक्त ग्रेनोल्ले को उससे भी ज्यादा मोहक खुशबू महसूस हुई। वो एक जवान लड़की की थी जो फल बेच रही थी। उसकी महक ने उसे पागल सा कर दिया। वो उसके बहुत करीब चला गया। लड़की चौंक गई और पूछा कि क्या तुम फल खरीदना चाहते हो, लेकिन ग्रेनोल्ले चुपचाप उसे घूरता रहा। जब लड़की ने उसे फल देने के लिए हाथ बढ़ाया तो फल लेने के बजाय उसने उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें सूंघने लगा। लड़की डर गई और हाथ छुड़ाकर भाग गई। ग्रेनोल्ले उसकी खुशबू का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। वो चुपचाप अंदर घुस गया। लड़की घर में अकेली थी। जैसे ही उसने मुड़कर उसे देखा तो वो चीख पड़ी। ग्रेनोल्ले ने उसका मुंह दबा दिया। तभी पास से एक कपल गुजर रहा था। वो तब तक उसका मुंह दबाए रहा जब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ गए। इसी वजह से लड़की का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। ग्रेनोल्ले को गहरा अफसोस हुआ क्योंकि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन मौत के बाद भी उसकी त्वचा से वो अनोखी खुशबू उठ रही थी। उसने उसके कपड़े उतार दिए और उसके शरीर के हर हिस्से को अच्छे से सूंघा। वो लड़की उसकी पहली शिकार थी। जब वो उस रात वापस लौटा तो उसके मालिक ने उसे बुरी तरह पीटा और कहा कि अगर फिर बिना बताए गायब हुआ तो जान से मार दूंगा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वजह पिटाई नहीं थी बल्कि उस लड़की की खुशबू थी जिसने उसे साफ रास्ता दिखा दिया था। अब वो समझ गया था कि उसका जन्म क्यों हुआ है। उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू को पकड़कर हमेशा के लिए कैद करना था। उन दिनों पेरिस में करीब दर्जन भर परफ्यूमर
यानी परफ्यूम बनाने वाले थे। उनमें से एक इटालियन परफ्यूमर जुसेप्पे बल्डीनी था, जिसकी दुकान पोंट ओ शॉन्च पुल के बीचों बीच थी। 3 साल पहले तक वो इस काम का राजा माना जाता था, लेकिन बाजार में नए परफ्यूमर आने से उसकी दुकान सूनी पड़ने लगी थी। उसी समय पेरिस में एक नए परफ्यूम की चर्चा जोरों पर थी, जिसे लोग दीवाने की तरह पसंद कर रहे थे। बल्डीनी ने उसकी खुशबू को परखा। वो लेमन ऑयल, क्लोव एक्सट्रैक्ट और कई दूसरी चीजों का मिक्सचर था। उसने कई बार उसे दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। थक कर वो वहीं सो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो ग्रेनुइल था, जो अपने मालिक की तरफ से बकरी की खाल देने आया था। बल्डीनी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। ग्रेनुइल अंदर आया, लेकिन उसकी नजर और नाक हर चीज पर थी। वो हर बोतल और हर शीशी को एक एक करके सूंघने लगा। बल्डीनी ने चमड़ा देखा और खुश होकर कहा कि ठीक है, लेकिन पैसे अब भी नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद दे दूंगा। तभी ग्रेनुइल की ने शांत आवाज में पूछा कि क्या आप इस चमड़े की गंध से परफ्यूम बनाने की सोच रहे हैं? हैरान होकर बल्डीनी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। ग्रेनुइल ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ मौजूद चीजों से एक परफ्यूम बना सकता हूँ। बल्डीनी हंस पड़ा और पूछा कि तुम्हें परफ्यूम बनाना आता है? ग्रेनुइल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी नाक पर भरोसा किया और बोतलों से खुशबू चुनता गया। उसने कोई नुस्खा नहीं देखा, बस अपनी सूंघने की ताकत से एक के बाद एक खुशबू मिलाता गया। कुछ देर बाद जो परफ्यूम तैयार हुआ वो इतना अनोखा और शानदार था कि बल्डीनी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। वो उसकी पूरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन काम से भी बेहतर था। बल्डीनी ने तुरंत तय कर लिया कि वो इस लड़के को खो नहीं सकता। उसने बड़ी रकम देकर ग्रेनुइल को खरीद लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही समय बाद ग्रेनुइल का पुराना मालिक एक अजीब हादसे में मर गया। ऐसा लगता था जैसे ग्रेनुइल जिसे पीछे छोड़ देता था उसका अंत तय हो जाता था। फिलहाल बल्डीनी का उसे खरीदने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। ग्रेनुइल और बल्डीनी ने साथ मिलकर तरह तरह की खुशबू वाले परफ्यूम बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उनके बनाए हुए परफ्यूम दूर दूर तक मशहूर हो गए। बल्डीनी की जो इज्जत पहले खो गई थी वो भी फिर से लौट आई। एक दिन खुशी में बल्डीनी ने ग्रेनुइल को बताया कि एक परफ्यूम बनाने के लिए कुल 12 नोट्स चाहिए होते हैं। ये 12 नोट्स 3 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला होता है हेड नोट। ये परफ्यूम की पहली झलक होती है जो बस कुछ ही मिनट रहती है। दूसरा होता है हार्ट नोट। ये परफ्यूम की असली पहचान होता है। और आखिरी होता है बेस नोट। ये परफ्यूम की आत्मा होता है जो कई दिनों तक खुशबू को जिंदा रखता है। फिर बल्डीनी ने कहा कि पुराने इजिप्ट के लोग मानते थे कि अगर कोई इन 12 के बाद 13वां नोट बना ले तो जब सारे 13 नोट मिलते हैं तो ऐसा परफ्यूम बनता है जिसकी ताकत के सामने इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों, जैसे वो स्वर्ग में हो। ये सिर्फ कहानी नहीं थी। कहा जाता है कि ऐसा परफ्यूम एक फेरो की कब्र में मिला था और जिसने भी उसे सूंघा उसने सच में स्वर्ग जैसा एहसास किया। लेकिन अफसोस आज तक कोई भी 13वां नोट नहीं बना पाया। उसी पल ग्रेनुइल ने कहा कि मास्टर, मैं वो 13वां नोट बनाऊंगा, बस मुझे सिखा दीजिए कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे संभाल कर रखा जाता है। लेकिन बल्डीनी चुप रहा। अब ग्रेनुइल बेचैन रहने लगा क्योंकि रात में उसे उस पहली लड़की के सपने आते थे और वो उसकी खुशबू के लिए पागल हो जाता था। आखिर उसने अपने मास्टर से सौदा किया। उसने कहा कि मैं आपके लिए जितने चाहें उतने परफ्यूम बनाऊंगा, बस मुझे एक बार सिखा दीजिए कि खुशबू को कैद कैसे करते हैं। उसकी सीखने की भूख इतनी तेज थी कि बल्डीनी के पास उसे सिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ग्रेनुइल ने गुलाब की खुशबू को कैद करना सीख लिया। फिर उसी तरीके से उसने अलग अलग चीजों की खुशबू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम होने के बाद एक दिन वो गुस्से में चीजें फेंकने लगा। तभी उसका राज खुल गया। जब बल्डीनी वहां पहुंचा तो उसने गुस्से में उसे झूठा कहा। ग्रेनुइल ने उसे कुछ नमूने सूंघाने की कोशिश की, जैसे लीड, आयरन और कॉपर, लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं थी। बल्डीनी हैरान रह गया। कौन ऐसा आदमी है जो धातु की खुशबू पकड़ने की कोशिश करता है? तभी उसकी नजर उबलते हुए बर्तन में पड़ी एक बिल्ली पर गई और वो आग बबूला हो गया। ग्रेनुइल सब सुनते हुए सन्न खड़ा रहा और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। एक डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि ये लंबे समय तक टेनरी में काम करने का असर है। उसके शरीर में धीरे धीरे जहर भर गया है और अब वो मरने वाला है। बल्डीनी डर गया। अगर ग्रेनुइल मर गया तो उसका पूरा कारोबार फिर से खत्म हो जाएगा। तभी ग्रेनुइल को होश आया। उसके होंठों पर वही सवाल था कि क्या किसी भी चीज की खुशबू को पकड़ने का कोई और तरीका है? बल्डीनी ने कहा कि एक तरीका है, लेकिन मुझे नहीं आता। वो सिर्फ ग्रास नाम की जगह पर सिखाया जाता है। धीरे धीरे ग्रेनुइल ठीक हो गया, लेकिन ग्रास जाकर वहां काम करने के लिए उसे पहचान के कागज चाहिए थे। बल्डीनी ने वादा किया कि वो कागज दिला देगा। बदले में ग्रेनुइल ने उसे हजारों तरह के परफ्यूम के फार्मूले दे दिए। बल्डीनी खुशी से झूम उठा और उसे रवाना कर दिया। उसे लगा अब उसके पास कामयाबी की चाबी है, लेकिन किस्मत को कुछ और
और मंजूर था। उसी रात उसकी बिल्डिंग ढह गई और मलबे के नीचे दबकर बल्डीनी की मौत हो गई। उधर कई दिनों की यात्रा के बाद ग्रेनुई पहाड़ों की एक गुफा में पहुंचा। वो वहां बस एक रात रुकने गया था, लेकिन रुकता ही चला गया, क्योंकि वहां सिवाय उसके कपड़ों के बाहर की किसी भी खुशबू का नामो निशान नहीं था। ना इंसान, न जानवर, न पेड़, न मिट्टी, यहाँ तक कि पत्थर भी जैसे बेजान थे। उस सन्नाटे में उसे पहली बार शांति मिली, लेकिन फिर उसे एक डरावनी बात का एहसास हुआ। उसके अपने शरीर में कोई खुशबू नहीं थी। उसने नहाया, खुद को धोया, बार बार जांचा, लेकिन कुछ नहीं मिला, जैसे वो खुशबू की दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इसका जवाब शायद ग्रास में था, और वो फिर से उस शहर की तरफ चल पड़ा जहाँ खुशबू को अमर बनाया जाता था। ग्रास के पास पहुंचते ही उसने एक कैरेज देखी। उसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसकी खुशबू ने उसके अंदर की हर नस को हिला दिया। बिना सोचे वो उस कैरेज के पीछे शहर में दाखिल हो गया। गेट पर उसने अपने कागज दिखाए और उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। उस लड़की की खुशबू का पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंच गया। वो उसकी हर हलचल महसूस कर सकता था। उस रात वो पास ही रुका रहा और मौका मिलते ही दीवार लांघकर अंदर घुस गया। उसने उसे बैल्कनी पर देखा। वो अपनी माँ की याद में फूल तोड़ रही थी। तभी उसके पिता ने उसे आवाज दी और ग्रेनुइल को उसका नाम पता चला। उसका नाम लॉरा था। उसी शहर में एक जवान लड़का और लड़की भी रहते थे जिनका प्यार अभी नया नया था। फूल काटते वक्त भी वो एक दूसरे को छेड़ते और झगड़ते रहते थे। कटे हुए फूल परफ्यूम कंपनीज में भेजे जाते थे। ग्रेनुइल को उन्हीं में से एक कंपनी में काम मिल गया। कुछ ही दिनों में उसकी काबिलियत पर मालिक मैडम आर्नुल्फी की नजर पड़ गई, लेकिन उसका सुपरवाइजर उससे जलने लगा और उसे परेशान करता रहता था। एक रात खेतों वाले वहीं दोनों लवर्स अकेले मिलने का बहाना ढूंढ कर मिले। लड़का बेचैन था और लड़की नखरे कर रही। उसे चिढ़ाने के लिए वो छत पर चढ़ गई और मजाक में सीढ़ी भी हटा दी। लड़का गुस्से में चला गया और उसे कमरे में बंद कर दिया। लड़की मदद के लिए चिल्लाई। तभी किसी ने उसके लिए सीढ़ी लगा दी, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। अगले दिन उसकी लाश एक कांच के टैंक में मिली जिसमें फूल उबालकर खुशबू निकाली जाती थी। उसके शरीर से खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। किसी के आने की आहट सुनकर ग्रेनुइल ने जल्दी से टैंक को बोरी से ढक दिया। एक वर्कर खुशबूदार फूल लेकर आया था। अब ग्रेनुइल को फूलों से परफ्यूम बनने का तरीका जानने की और भी उत्सुकता होने लगी। वर्कर अंदर देखने गया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उसे किसी चीज को छूने से मना किया। थोड़ी देर में मैडम आर्नुल्फी भी आ गई और पूछा कि बॉयलर ढक्का क्यों हुआ है। ग्रेनुइल ने कहा कि वो नई खुशबू पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सुपरवाइजर ने पानी सूंघ कर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और समय बर्बाद मत करो। लेकिन ग्रेनुइल रुकने वाला नहीं था। वो एक प्रोस्टिट्यूट को किराए पर लाया और साथ में जानवरों की चर्बी लेकर आया। औरत घबरा गई कि वो क्या करने वाला है। ग्रेनुइल ने कहा कि वो परफ्यूम बना रहा है और उसे उसके शरीर की खुशबू चाहिए। वो मान गई। उसका कुत्ता सब देख रहा था। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रेनुइल के पास रखे चाकू पर पड़ी, वो डर गई। उसने उसे वहीं मार डाला। फिर उसने उसके सारे बाल काट दिए और उसके शरीर पर मोटी परत में चर्बी लगा दी। उसे कपड़े में लपेट दिया ताकि कई घंटों में उसकी खुशबू चर्बी में उतर जाए। ये लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन ग्रेनुइल डटा रहा। घंटों बाद उसने चर्बी को खुरचा और अपने काम की जगह ले गया। वहां उसने उसे उसके बालों के साथ मिलाया, उबाला, छाना और बार बार साफ किया, जब तक खुशबू अपने साफ रूप में बाहर नहीं आ गई। उधर शहर में उस औरत की मौत की खबर फैल गई। किसी को नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ। तभी एक अजीब बात हुई। उसका पालतू कुत्ता उसकी खुशबू पकड़कर सीधा ग्रेनुइल तक पहुंच गया। अब साफ हो गया कि ग्रेनुइल ने इंसान की खुशबू को परफ्यूम में बदलने में कामयाबी पाली है। ये उसकी जीत का पहला कदम था, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकेगा। उसे ऐसी 12 खुशबू चाहिए, 12 नोट्स, ताकि वो अपना 13वां नोट बना सके। अगली रात लॉरा का जन्मदिन था। हर तरफ जश्न और भीड़ थी। ग्रेनुइल भी वहाँ मौजूद था और अपनी अगली शिकार की तलाश में था। जैसे ही मोमबत्तियां बुझी, लड़कियां छुपन छुपाई खेलने लगीं। वहाँ एक छोटा सा मेज भी था। लॉरा और उसकी सहेलियां उसमें छिप गईं। मौका देखते ही ग्रेनुइल शिकारी की तरह उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन उस रात किस्मत लॉरा के साथ थी। वो बच गई। खेल खत्म होने से पहले ही ग्रेनुइल वहाँ से जा चुका था, मगर जब सब बाहर इकट्ठा हुए तो सन्नाटा छा गया। 2 जवान कुंवारी लड़कियां मेज से गायब थीं। तब तक ग्रेनुइल उनकी खुशबू निकालना शुरू कर चुका था। पूरा मेज छान मारा गया, लेकिन वो लड़कियां नहीं मिली। अगली सुबह उनकी लाशें पुल के नीचे पानी में मिली। उनके बाल कटे हुए और शरीर नंगे थे। शहर में डर फैल गया। अदालत में कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वो खूनी बचकर ना जा सके, लेकिन कुछ व्यापारी बोले कि इससे कारोबार ठप हो जाएगा। जज ने भी सिर हिलाया और कहा कि पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। लॉरा के पिता ने बहुत कोशिश की कि सबको समझा सकें, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर एक और लड़की गायब हो गई और फिर एक और लड़की की लाश खेत में मिली, बाल कटे हुए और शरीर नंगा। 4 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। तब जाकर हुकूमत
हुकूमत जागी और कर्फ्यू लगा दिया गया। हर गली में पुलिस खड़ी कर दी गई, लेकिन हत्याएं तब भी नहीं रुकी। ग्रेनोई एक के बाद एक खुशबू पकड़ता रहा। 5 अलग लड़कियों से उसने 5 नोट बना लिए। फिर छठी लड़की भी उसकी शिकार बनी। शहर में डर अपने चरम पर था। पुलिस के पास ना कोई सुराग था और ना कोई गवाह। इसी तरह 7वीं लड़की भी गायब हो गई। लॉरा के पिता समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है। मारी गई सारी लड़कियां कुंवारी और बेहद खूबसूरत थी। मतलब कातिल उनकी खूबसूरती से कुछ चुरा रहा था, शायद बाल या त्वचा या फिर कुछ और। शहर के बड़े लोग इसी पर बात कर रहे थे कि खबर आई 9वीं लड़की भी गायब हो गई। शहर में अब सिर्फ डर की खुशबू बची थी। अगर कोई जवान लड़का किसी लड़की के पास दिखता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। फिर खबर आई कि 10वीं लड़की भी गायब है। लोगों ने खिड़कियां, दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनी की छोटी दरारें भी बंद कर ली। एक आदमी अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए लकड़ी जमा कर रहा था। उसी लकड़ी के ढेर में 10वीं लड़की की लाश मिली। जल्द ही 11वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक ग्रेनोइल 11 नोट बना चुका था। उसका 13वां परफ्यूम लगभग तैयार था। उसे बस 2 और खुशबू चाहिए थी, लेकिन डर इतना ज्यादा फैल चुका था कि लोग शक होते ही गोली चला देते। ग्रास अब शहर कम और जेल ज्यादा लगने लगा था। हद तो तब हो गई जब एक नर्न की लाश चर्च के अंदर मिली। पवित्र जगह भी अब सुरक्षित नहीं थी। अब ग्रेनोइल को अपने 13वें नोट के लिए बस एक आखिरी शिकार चाहिए था। और तभी एक चमत्कार हुआ। खबर फैल गई कि कातिल पकड़ा गया है। जब पता चला कि खूनी ने सरेंडर कर दिया और अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए तो सब लोग हैरान रह गए। शहर में ऐसा लगा जैसे फिर से त्योहार लौट आया हो। लोग पूरी रात सड़कों पर नाचते और गाते रहे। जश्न घंटों तक चलता रहा, लेकिन लॉरा के पिता के दिल में बेचैनी बनी रही। उनको बार बार लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो सोच रहे थे कि कहीं जिसने सरेंडर किया है वो असली कातिल नहीं हुआ तो। जैसे तैसे वो उस रात सो गए, लेकिन उन्हें एक बहुत डरावना सपना आया। घबराकर वो तुरंत लॉरा के कमरे की तरफ भागे। लॉरा जिंदा थी, लेकिन उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। लॉरा ने कहा कि उसने खिड़की नहीं खोली। ये सुनकर वो अंदर तक हिल गए। बिना एक पल गवाए उन्होंने तय कर लिया कि सुबह होते ही वो शहर छोड़ देंगे। अगले दिन वो लॉरा को लेकर एक छिपी हुई जगह की तरफ निकल पड़े, लेकिन ग्रेनोइल की नाक ने लॉरा की खुशबू पहचान ली। उसी खुशबू के सहारे वो उनका पीछा करने लगा। उधर शहर में एक और राज सामने आया। जिस औरत की हत्या हुई थी उसके कुत्ते ने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो जमीन के नीचे कई लड़कियों के कपड़े और बाल दबे हुए मिले। सब कुछ साफ हो गया कि असली कातिल ग्रेनोइल ही था। जब तक जांच पूरी हुई तब तक ग्रेनोइल अपनी आखिरी शिकार की छिपी जगह तक पहुंच चुका था। लॉरा के पिता ने एक मजबूत कमरा चुना और उसे अंदर बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चाबी मेज पर ही छोड़ गए। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, ग्रेनोइल चुपचाप अंदर घुस आया। उसने मेज से चाबी उठाई, दरवाजा खोला और जो करने आया था वो कर दिया। फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। सुबह जब लॉरा के पिता ने दरवाजा खोला तो उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। लॉरा बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को बाहर भेजा और कहा कि उस दरिंदे को ढूंढो, किसी भी हाल में ढूंढो। तब तक ग्रेनोइल अपनी 13वीं खुशबू पूरी कर चुका था। उसने 12 खुशबुओं को मिलाकर 13वीं मिलाई और उसका परफेक्ट परफ्यूम तैयार हो गया। लेकिन उसी वक्त लॉरा के पिता के आदमी उसकी छिपी जगह तक पहुंच गए। उसे पकड़ लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया कि उसने लॉरा को क्यों मारा तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मुझे उसकी जरूरत थी। उसे जितनी भी बार पूछा गया वो शांति से वही शब्द दोहराता रहा। कहानी अब उस दिन पर लौटती है जब ग्रेनोइल को फांसी दी जानी थी। शहर का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। सड़कों और छतों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई उस बदनाम कातिल को मरते देखना चाहता था। जेल के अंदर सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जेलर उसे लेने आया। उसी पल ग्रेनोइल ने मौका पकड़ लिया और अपनी परफ्यूम की बोतल खोल दी। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली, माहौल बदल गया। खुशबू ने सबको अपने असर में ले लिया। जेलर और सैनिक सब वहीं थम गए। जब ग्रेनोइल को फांसी के मंच पर लाया गया तो जल्लाद उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ा और बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे खुशबू हवा में फैलती गई, भीड़ पागल सी हो गई। नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। कोई उसे फरिश्ता कह रहा था तो कोई प्यार का दूत कह रहा था। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। हर चेहरे पर प्यार और चाहत का अजीब सा रंग था। जो लोग पहले एक दूसरे से नफरत करते थे वो भी खुलेआम अपनापन जताने लगे। ना कोई रोक थी, ना कोई शर्म, बस चाहत की लहर हर तरफ बह रही थी। यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी खुद को रोक नहीं पाया। सबको यकीन हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं
बल्कि खुद भगवान का रूप है। उसी पल ग्रेनुइल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे समझ आ गया कि इतना सब करने के बाद भी वो अपने अंदर प्यार महसूस नहीं कर पा रहा है। उसे वो पहली लड़की याद आई जिसने उसे पहली बार प्यार का एहसास कराया था। वो रो पड़ा। उसे लगा कि अगर उसने उसे गलती से नहीं मारा होता तो शायद आज वो उसके साथ होती। तभी भीड़ को चीरता हुआ लॉरा का पिता तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने कहा कि तुम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। ग्रेनुइल ने खुद को उसके हवाले कर दिया और कहा कि मुझे मार दो, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही लॉरा का पिता उसके पास पहुंचा, खुशबू उसके अंदर भी उतर गई। उसकी आंखें नरम पड़ गईं। तलवार उसके हाथ से गिर गई और अगले ही पल उसने कहा कि बेटे, तुम मेरे बेटे हो। ग्रेनुइल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पहले से पता था कि जीतकर भी वो सब कुछ हार चुका है। कुछ घंटों बाद जब उस जादुई परफ्यूम का असर खत्म हुआ तो लोग खुद को अजीब हालत में देखकर हैरान रह गए। किसी को कुछ याद नहीं था। पूरे शहर पर बस शर्म और सन्नाटा छा गया। नगर परिषद ने तुरंत केस दोबारा खोलने का फैसला किया। इस बार शक ग्रेनुइल के सुपरवाइजर पर गया। उसे गिरफ्तार किया गया और 14 घंटे तक सताया गया। आखिरकार उसने सब कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने ही हत्याएं की हैं। अगले ही पल उसे फांसी दे दी गई और मामला वहीं बंद कर दिया गया। लेकिन असली कातिल ग्रेनुइल तब तक आधे रास्ते से पेरिस की तरफ निकल चुका था। उसके पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वो चाहे तो आधी दुनिया को अपने जादू में बांध सकता था। वो दौलत, नाम और ताकत सब पा सकता था, लेकिन अंदर से वो खाली था। उसने सब कुछ हासिल किया था सिवाय उस प्यार के जिसके लिए वो निकला था। वो जीत गया था, फिर भी हार गया था और ये हार उसे अंदर से तोड़ चुकी थी। इसलिए वो वापस अपने जन्म स्थान पेरिस लौट आया। रात के अंधेरे में वो उसी गंदी और बदबूदार गलियों के बीच पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। उसने पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उड़ेल दी और फिर जो होना था वही हुआ। वहां के भिखारी, गुंडे और भूखे लोग उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे टुकड़ों में बांट दिया और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।